अवंती आज 25 की उम्र पार कर 26वें में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही वो मंदिर से दादी के साथ लौटकर घर में प्रवेश करती है तो पिता राजेश्वर मिश्रा को बैठक में बहुत चिंतामग्न पाती है। उसे उनकी चिंता का कारण समझ में आ जाता है कि उसकी शादी को लेकर परेशान है, क्योंकि जब वो घर लौट रही होती है तभी अपने घर से उमाकांत चाचा को अपनी बाइक से निकलते हुए देखी। उमाकांत और राजेश्वर दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे के सुख दुख में बराबर शामिल रहते हैं। राजेश्वर की चिंता बेवजह नहीं है। 2 साल पहले अवंती की शादी एक जगह तय हो गई थी। छेका के रस्म के कोई 17 दिन बाद जिस लड़के से शादी तय हुई रहती है उसका एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसका सारा आरोप अवंती के ऊपर लगता है कि लड़की के कदम शुभ नहीं थे, इसलिए ये घटना घटी। पूरे बिरादरी में उसे मनहूस करार दे दिया जाता है। राजेश्वर जहाँ भी रिश्ते के लिए जाते हैं कोई ना कोई बहाना बनाकर लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। देखते देखते 2 साल निकल जाता है। अवंती को लेकर राजेश्वर की सिर्फ यही एक परेशानी नहीं थी, और भी कई बातें थीं जिसकी वजह से कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। और वो था अवंती का कम पढ़ा लिखा होना और लोगों के मांग के अनुसार दहेज न दे पाना। राजेश्वर एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट थे। अपने 3 बच्चों, माता पिता और अपनी बाल विधवा बुआ जो छत से गिर जाने की वजह से एक तरह से चलने फिरने में असमर्थ थीं, इस तरह कुल मिलाकर 7 लोगों की जिम्मेदारी थी उन पर। 3 साल पहले पत्नी वसुधा का देहांत हो गया है, जो कई सालों से बच्चेदानी के कैंसर से पीड़ित थीं। माँ की बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा किसी पर असर हुआ था तो वो थी अवंती। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण माँ के अस्वस्थ हो जाने पर घर की लगभग सारी जिम्मेदारियाँ उस पर आ गईं। ऊपर से पैसों की तंगी, खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा और कमाने वाले सिर्फ एक राजेश्वर। उसी में बीमार पत्नी को लेकर रांची से मुंबई आने जाने के क्रम में जॉब भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। वेतन कटपीट के आधे हाथ में आते। वो तो ऊपर वाले की कृपा थी कि बॉस अच्छे व्यक्ति थे जो उनकी परेशानियों को समझकर जॉब से निकाले नहीं। अवंती दादी की तरफ देखती है और आंखों से ही इशारा कर दादी का ध्यान गुमसुम बैठे पिता राजेश्वर की तरफ आकर्षित करती है और स्वयं रसोई की तरफ चली जाती है। दादी प्रभावती देवी चुपचाप बैठे बैठे राजेश्वर के बगल में जाके बैठते हुए पूछती हैं, बबुआ कबनो बाती है, तबीयत पानी त ठीक बान, काहे तहार मुँह उतरल बा। माँ के इस प्रश्न पर राजेश्वर की तंद्रा टूटती है और एक लंबी सांस लेकर माँ की तरफ देखते हैं। फिर माँ से मुखातिब होते हुए कहते हैं, माई कोई बात नहीं है, अभी अभी आप मंदिर से आई हैं, थक गई होंगी, जाके आराम कर लीजिए। माँ के प्रश्न को लगभग नज़रअंदाज करते हुए कहकर चुप हो जाते हैं। तभी अवंती चाय लेकर आती है। दादी को चाय देने के बाद दूसरे प्याली पिता को पकड़ाते हुए पूछती है, पापा उमाकांत चाचा आए थे, मानसी ने नाश्ता पानी कराया था या ऐसे ही चले गए। अवंती के इस प्रश्न पर प्रभावती देवी चौंकते हुए पूछती हैं, उमाकांत इतना सुबह सुबह काहे आयल रहल है बबुआ। राजेश्वर समझ जाते हैं कि माँ पूरी बात जाने बिना चैन नहीं ले सकती हैं। अवंती से नाश्ता तैयार करने के लिए कहकर एक तरह से उसे वहाँ से जाने के लिए इशारा करते हैं। अवंती पिता की मंशा समझ जाती है और वो रसोई की तरफ चली जाती है। अवंती के जाने के बाद माँ की तरफ मुखातिब होते हुए उमाकांत के आने की वजह बताते हैं। माँ, उमाकांत भाई साहब अवंती के लिए एक रिश्ता लेकर आए थे जो उनकी बेटी मीरा के ससुराल से है। उनके कोई दूर के रिश्तेदार हैं। लड़का बिजली विभाग में क्लर्क है, जनपत्री वगैरह सब मिला लिए हैं। सब ठीक है, पर दहेज की रकम कुछ ज़्यादा ही है। मेरे बजट के बाहर की शादी है, ये कहते हुए चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है। बेटे को परेशान देख प्रभावती दिलासा देते हुए कहती हैं, सब कुछ न देखे केवा बाबू, शादी तक कबनो न करई के पड़ी, अब चाहे न पड़े या छब। लड़का के सरकारी नौकरी वालों मुँह फड़बे करी, का करब, अब समाज के ये दस्तूर बाटे। अच्छाई बताव बिटिया की
पिछली शादी की घटना के बारे में नइखे न मालूम? नहीं, ये सब नहीं बताए हैं। पर माँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? बात सिर्फ कैश की होती तो कहीं न कहीं से कर लेता, लेकिन यहाँ तो कैश के साथ 4 व्हीलर गाड़ी की भी मांग है। ऊपर से शादी का खर्च, दरवाजे पर की लेन देन और साथ में विदाई। अब खाली हाथ नहीं ना विदा कर दूंगा बेटी को। कहते कहते आंखों में आंसू छलक जाता है। एक बाप की व्यवस्था साफ दिखाई देती है। माँ से राजेश्वर की बातचीत होती ही रहती है। तभी उनके पिता मदन मिश्रा जी का घर में प्रवेश होता है। माँ बेटे के बीच गंभीर वार्ता होते देखकर समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। पिताजी इतनी देर से कहाँ थे? सुबह की सैर से जब वापस आ रहा था तो रास्ते में ही उमाकांत से मुलाकात हो गई। उनसे ही सारी बातों की जानकारी मिली। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो? पिताजी, अब सारी स्थिति आपके सामने है, क्या करूँ? इलाहाबाद जाने की तैयारी करो, मदन जी आदेशात्मक लहजे में बेटे से कहते हैं। पर पिताजी, उनकी मांग कहाँ से पूरी करोगे? उसकी चिंता तुम छोड़ दो, मैं गिरजा शंकर से, मदन जी के छोटे भाई, बात कर लिया हूँ। गोरखपुर वाली ज़मीन बेचने की सहमति बन गई है। उमाकांत के फ़ोन से बात किया था, इसी वजह से घर लौटने में देर हुई। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से यह रिश्ता मिला है, ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। बेटे को समझा बुझाकर इलाहाबाद जाने को तैयार करते हैं। दूसरे ही दिन राजेश्वर और उमाकांत के साथ इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ लड़के वाले दहेज की मांग पर झुकने को तैयार नहीं होते हैं। तब उमाकांत के समधी, उनकी बेटी मीरा के ससुर, अपने कुछ और रिश्तेदारों को लेकर दबाव बनाते हैं। तब बड़ी मान मनोबल पर किसी तरह 4 व्हीलर को छोड़कर 2 व्हीलर पर बात बनती है। बाकी कैश की रकम में कोई कमी नहीं होती है। सारी बातचीत क्लियर हो जाने पर पंडित जी को बुलाकर 1 महीने बाद की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। उमाकांत लड़के वालों को राजेश्वर की सारी स्थिति समझाते हैं। दोबारा आने की असमर्थता जाहिर कर किसी तरह उन्हें हाथों हाथ बरछा की विधि करने के लिए मना लेते हैं। अपने कुछ परिचितों और करीबी रिश्तेदारों को जो इलाहाबाद में या उसके आसपास रहते हैं, उनको शामिल कर फलदान करवाकर राजेश्वर के साथ घर लौट आते हैं। देखते देखते शादी का दिन भी आ जाता है। राजेश्वर बारातियों के स्वागत सत्कार और खातिरदारी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा खातिरदारी करते हैं। द्वार पूजा, नैछू, हवन, गुरहथन, सारी विधि बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाती हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल रहता है। जैसे ही कन्यादान का समय आता है, लड़की मंडप में आ जाती है, तभी अचानक कुछ गर्मा गर्मी सा माहौल हो जाता है। कन्यादान करने बैठे राजेश्वर कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी लड़के के पिता आकर लड़के को मंडप से उठने को कहने लगते हैं। कुछ अनहोनी की स्थिति को भांपकर राजेश्वर समधी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बड़े ही नर्म लहजे में कहते हैं, समधी जी नाराज़ मत होइए, कुछ कमी रह गई हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। क्या कोशिश करेंगे? अपनी मनहूस बेटी को हमारे मत्थे थोपने की कोशिश तो कर ही चुके हैं। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई झूठ बोलकर रिश्ता तय करते हुए? आपको क्या लगा मिश्रा जी कि मुझे पता ही नहीं चलेगा? अब रखिए अपनी बेटी को, यह शादी अब नहीं होगी। यह कहकर लड़के को लगभग मंडप से खींचकर ले जाने लगते हैं। तभी उमाकांत आकर बीच बिचाव करने लगते हैं। इतना सुनने के बाद राजेश्वर को जैसे काठ मार गया हो। वो एकदम संज्ञा शून्य होकर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। बेटे की ऐसी अवस्था देखकर मदन जी अपने को संभाल नहीं पाते और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और होश खो बैठते हैं। पिता और दादा की ऐसी हालत देख अवंती अपने को रोक नहीं पाती है और लगभग चीखते हुए दौड़कर उनके पास आती है। ये कहते हुए दादा को उठाती है, उठिए दादू, नहीं करनी है मुझे शादी। ये सब देख उमाकांत दौड़कर आते हैं, अवंती को पकड़कर घर के अंदर ले जाते हैं। लौटकर लड़के के पिता को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। उमाकांत की समझाने की कोशिश बेकार जाती है। वर पक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहता है। पूरे मंडप में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है।
कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं। तभी कुछ बधू पक्ष के लोग अचेत पड़े मदन जी को होश में लाने की कोशिश में लग जाते हैं। इधर उमाकांत राजेश्वर को ढाढ़स बताते हुए कहते हैं, उठो, चलकर एक बार अपनी बात समझाओ, शायद कुछ बात बन जाए। राजेश्वर अपने चाचा, भाई, बंधुओं उमाकांत के साथ जाकर समधी से जैसे ही बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात सुनने के बजाय उनको ही सुनाने लगते हैं। ये देख उमाकांत जैसे ही बीच बिचाव करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हुए, इसमें लड़की का क्या दोष है? दुर्घटना तो किसी के भी साथ हो सकती है। इस पर वर पक्ष से कोई बोल पड़ता है, उमाकांत जी, अगर आपकी नज़र में कोई दोष नहीं है तो क्यों ना आप अपने बेटे से ब्याह करा देते। एक का ब्याह हो गया है, छोटा बेटा तो कुंवारा है। इतना सुनते ही कुछ लोग उसी में चुटकी लेने लगते हैं। हाँ हाँ उमाकांत भाई, बात तो सही है। आप जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हो, खुद क्यों नहीं कर लेते अपने बेटे से शादी? तभी एक सज्जन और बोल पड़ते हैं, दूसरों पर अपना विचार थोपना आसान है, अपनी बात आई तो हो गई ना बोलती बंद। इतना ही हमदर्दी है तो कर लीजिए विवेक से अवंती का विवाह, जात बिरादरी भी एक है। क्यों नहीं पसंद आई हमारी राय? ये सब सुनने के बाद उमाकांत थोड़ी खींच के साथ बोलते हैं, कर देता यदि मेरा विवेक अवंती से 3-4 साल का छोटा नहीं होता, आपकी मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी वो सज्जन पलटवार करते हुए कहते हैं, अब बहाने मत बनाइए उमाकांत जी, कथनी और करनी में अंतर होता है। अब अपने करने पर बात आई तो बहाने पर उतर आए। 3-4 साल का फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे भी देखने में आपका बेटा ही बड़ा लगता है। ये बात उमाकांत के स्वाभिमान पर आ जाती है। साथ में खड़े बेटे विवेक से कहते हैं, सुन रहे हो सबकी बातें? तभी कोई फिर से चुटकी लेते हुए बोल पड़ता है, अब बेटे से क्या पूछ रहे हैं उमाकांत जी? दूसरों की पैरवी कर सकते हैं और अपने ही बेटे पर जोर नहीं है। इतना सुनते ही उमाकांत गुस्से से बिफर पड़ते हैं और पलटकर जवाब देते हैं, बेटे पर भी जोर है और अपनी जिम्मेदारी भी जानता हूँ। मेरे विवेक से ही होगा अवंती का विवाह। फिर विवेक का हाथ पकड़कर पूछते हैं, आज तुम्हारे पिता की हैसियत से नहीं, अवंती के पिता की हैसियत से पूछ रहा हूँ, थामोगे मेरी अवंती का हाथ? और इतना कहते कहते फपक कर रोने लगते हैं। पिता की ऐसी हालत देख विवेक कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप बुत बनकर खड़ा रहता है। ये देख उमाकांत बौखला जाते हैं। विवेक का कंधा पकड़ झकझोरते हुए कहते हैं, यदि तुम्हें एतराज़ हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और यदि सहमत हो तो बिना किसी हेल हुज्जत के मंडप में जाकर विवाह वेदी पर बैठो। पिता के आदेश मिलते ही सहमति में सिर हिलाते हुए मंडप में जाकर वेदी पर बैठ जाता है। तभी से सबकी बातें चुपचाप सुन रहे राजेश्वर जैसे नींद से जागते हैं और उमाकांत से हाथ जोड़कर बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं भाई साहब? मखमल में टाट का पैबंद लगा रहे हैं। कहाँ आपका विवेक कल डॉक्टर बनने जा रहा है, मेरी अवंती सिर्फ 12वीं पास है। और ये कहकर विवेक से अनुरोध करते हैं कि वो विवाह की वेदी से उठ जाए। उनके इस व्यवहार को समझते हुए विवेक बड़े ही संयम से अपने को सहज कर कहता है, अवंती के कम पढ़े होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उससे ही विवाह करूँगा, आप परेशान ना हों। यह सिर्फ पापा का निर्णय नहीं है, इसमें मेरी भी सहमति है। विवेक की इस बात पर अभी राजेश्वर कुछ बोलते उससे पहले ही विवेक उनका हाथ पकड़कर आश्वस्त उन्हें करता है। विवेक ये कहते हुए उन्हें आश्वस्त करता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी अवंती को पूरे सम्मान और प्यार से रखूँगा। बेटे के इस निर्णय पर उमाकांत फक्र जताते हैं और खुद अवंती को लेकर मंडप में आते हैं। दोनों का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हो जाता है। इस विवाह को कराकर उमाकांत समाज को तो चुप करा देते हैं, मगर सबसे बड़ी लड़ाई तो उन्हें अपने घर में लड़नी है। इस बात से अनजान घर का फ़ोन से पत्नी को सूचित करते हैं और अकारण उभरी इस परिस्थिति की वजह से ये विवाह हुआ है, इन सारी स्थितियों को समझाते हैं और विदाई की रस्म में जुट जाते हैं। निर्मला को जैसे ही अपने पति उमाकांत से विवेक और अवंती की ब्याह की जानकारी मिलती है, आपे से बाहर हो जाती हैं, पैरों से चलने फिरने में असमर्थ,
6 महीने पहले लकवा की शिकार हो गई हैं, किसी का सहारा लेकर थोड़ा बहुत चल लेती हैं। निर्मला का रौद्र रूप देखकर भानु, निर्मला की देखरेख के लिए रखी गई नर्स, घबरा जाती है। अचानक इस बदले व्यवहार को समझ नहीं पाती और नंदू, जो कि घर का नौकर है, को आवाज़ लगाकर बुलाती हैं। नंदू, जाके बड़ी माँ और सुमित्रा चाची को बुला ला। घर के दूसरे हिस्से में उमाकांत के बड़े 2 भाई का भी परिवार रहता है। पता नहीं माँ जी को अचानक क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह कहते हुए नंदू को तुरंत जाने के लिए कहती है। ये खबर तब तक पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई होती है, क्योंकि राजेश्वर और उमाकांत के घर तक बस 2 गलियों का अंतर है। लगभग सब लोग एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हैं। इस शादी में भी इस मोहल्ले के लगभग कई परिवार शादी में शरीक रहते हैं। अभी नंदू बरामदा पार करके घर के दूसरे हिस्से में जा ही रहा था, तब तक सामने से सुमित्रा चाची अपनी दोनों बहुओं के साथ आती हुई दिखती हैं। पीछे पीछे बड़ी माँ और घर के कुछ और सदस्य रहते हैं। नंदू को देखते ही सुमित्रा पूछती है, नंदू, तेरी काकी ठीक हैं? इस तरह बेतासा कहाँ दौड़े जा रहा है? चाची, आप ही लोगों को बुलाने जा रहा था। पता नहीं अचानक काकी को क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नंदू के इतना कहने पर सुमित्रा जेठानी से कहती हैं, जीजी, लगता है निर्मला को सब पता चल गया। ये कहते हुए वो लोग घर में प्रवेश करती हैं। अपनी जेठानियों को देखते ही निर्मला रोते हुए कहती है, जीजी, आप लोगों को पता है ये क्या कर दिया? मेरे विवेक की ज़िंदगी पर ग्रहण लगा दिया। उस मानूस अवंती से ब्याह कर दिए मेरे विवेक का। और ये कहते हुए छाती पीट कर रोने लगती है। दोनों जेठानियाँ मिलकर निर्मला को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन निर्मला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और राजेश्वर और अवंती को कोसना जारी रखती है। तभी उमाकांत का फ़ोन आता है कि हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, गृह प्रवेश की तैयारियाँ पूरी कर लीजिए। विवेक की बड़ी माँ निर्मला को समझाते हुए कहती हैं, अब ब्याह हो गया तो क्या कर सकते हैं, बहू को तो लाना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए सुमित्रा को बहू के स्वागत की तैयारी करने के लिए कहकर निर्मला को मनाने में लग जाती हैं। सुमित्रा आरती की थाल सजा के दरवाजे पर आटे और हल्दी के घोल से चौक पूरने लगती है। तभी घर के सामने 2-3 गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। उमाकांत उतरकर अल्पना बना रही सुमित्रा से पूछते हैं, भौजी साहब, सब ठीक है ना? विवेक की माँ कहाँ हैं? बुलाइए, बहू कब तक दरवाजे पर खड़ी रहेगी? तभी विवेक की बड़ी माँ निकलती हैं। उमाकांत को संबोधित कर बोलती हैं, बबुआ जी, आप एक बार अंदर जाके देख लीजिए, निर्मला को सुनने को तैयार नहीं है। उमाकांत घर के भीतर प्रवेश करते हैं और उनको देखते ही निर्मला किसी शेरनी की तरह दहाड़ती हुई उमाकांत पर बिफर जाती है। ये क्या कर दिए? कौन सी दुश्मनी थी मेरे बच्चे से जो उस मनहूस के पल्ले से बांध दिए? उमाकांत अवाक हो जाते हैं। निर्मला से उन्हें ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। फिर भी अपने आप को संयत करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ निर्मला, कब से अवंती तुम्हारे लिए पराई हो गई? ये वही अवंती है जिसका गुणगान करते तुम नहीं थकती थी। चलो उठो, शुभ शायद से काम काज में नाराज़ नहीं होते। देखो, बहू दरवाजे पर खड़ी है, उसका स्वागत कर गृह प्रवेश कराओ। निर्मला जाने से मना कर देती है। उमाकांत बिना बोले वापस घर से बाहर चले जाते हैं। अपनी दोनों भाभियों से आग्रह करते हैं कि बहू के गृह प्रवेश की रस्म आप लोग ही पूरा कर दीजिए। निर्मला को पता है कि उमाकांत कोई निर्णय ले लेते हैं तो उस पर अमल भी हद की आखिर तक करते हैं। तभी सुमित्रा के आके खड़ा होने पर रोती हुई उठती हैं और उनका सहारा लेकर घर के बाहर आती हैं। जैसे ही निर्मला की नज़र बेटे पर पड़ती है, वो और दुखी होकर रोने लगती हैं, लेकिन उमाकांत को सामने देखकर चुप हो जाती हैं। रस्मों को पूरा कर सहारा ले अपने कमरे में चली जाती हैं। सारी रस्म पूरा हो जाने के बाद विवेक अवंती के साथ माँ के कमरे में आता है। जैसे ही दोनों पैर छूने के लिए झुकते हैं, निर्मला अपना पैर खींच लेती हैं। विवेक माँ की मनोदशा को समझ उनके पास बैठता है। माँ के दोनों हाथ पकड़कर समझाते हुए कहता है, आप नाराज़ हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप ही तो कहती हैं जब जो होना होता है होकर ही रहता है। माँ, इसमें पापा का कोई दोष नहीं है।
वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी उभरी जिसकी वजह से उनको ये निर्णय लेना पड़ा। विवेक माँ से बात कर ही रहा था, तब तक बड़ी माँ आके अवंती से कहती हैं, चलो बहू, चल के आराम कर लो, 4 बजे तक पंडित जी आ जाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो कम से कम एक सत्यनारायण भगवान की पूजा तो हो जाए। अवंती को ले जाते विवेक को भी जाके आराम करने के लिए कहती हैं। पूजा पाठ से निमटकर सुमित्रा और बड़ी माँ सबको भोजन कराती हैं और अवंती को भी खिला पिलाकर उसके कमरे में भेज देती हैं। तभी सुमित्रा अपनी बहू को इशारा करती हैं कि विवेक को अवंती के पास कमरे में ले जाओ। सारा दिन निर्मला को मनाने और पूजा पाठ की तैयारियों में निकल जाता है। अवंती और विवेक को पूजा में बैठाया जाता है। इसी के साथ मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी कर ली जाती है। बड़ी भाभी को पता है निर्मला दिल की बुरी नहीं है, पर ज़िद्दी बहुत है और वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। इसी बीच निर्मला अपने बड़े बेटे अनिरुद्ध, बहू रागिनी, बड़ी बेटी ज्योत्सना और छोटी बेटी मीरा को और अपने मायके वालों को इस ब्याह की जानकारी देती है। सब सुन के भौचक्के रह जाते हैं और जल्दी वहाँ पहुँचने की बात कर निर्मला को ढाढ़स बंधाते हैं। अवंती उम्र से पहले ही बड़ी हो गई, घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर लेकर सबकी माँ बन गई। विवेक ने अक्सर उसको दौड़ते हुए ही देखा है, कभी घर की ज़रूरतों के लिए, कभी माँ की दवाइयों के लिए और कभी छोटे भाई बहन को कोचिंग पहुँचाते हुए। अवंती से लोग सिर्फ सहानुभूति ही नहीं रखते थे, बल्कि हर कोई सम्मान भी बहुत करता था। विवेक जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है, अवंती को रोते हुए पाता है। विवेक को समझ में नहीं आता कि क्या बात करे। स्वभाव से शांत और निहायत संकोची होने के कारण इस स्थिति में अपने आप को सहज नहीं महसूस करता है। जबकि अवंती और मीरा दोनों सहेलियां रहती हैं, दोनों साथ साथ पढ़ी हैं। पहले अक्सर अवंती का घर पर अक्सर आना जाना होता था। तब विवेक बहुत छोटा था। बचपन से ही शर्मीला होने की वजह से वो ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाता था। अवंती भी पढ़ाई में होशियार और खेल में आगे होने के बावजूद माँ की बीमारी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। वो तो पिछली शादी से उपजी परिस्थितियों की वजह से इधर कहीं आना जाना छोड़ दी थी। बीते साल मीरा की शादी में आई थी, वो भी मीरा के बहुत आग्रह करने पर। विवेक के मन में भी अवंती को लेकर बहुत सम्मान का भाव था। उसने तो कभी अवंती के सामने खड़ा होने की कोशिश भी नहीं की होगी। कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से उसे अवंती का सामना करना पड़ेगा। अवंती को गुमसुम बैठे देख बहुत साहस बटोरकर उसके पास ही ज़मीन पर बैठ जाता है और उससे बोलता है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। तभी पलटकर अवंती कहती है, क्या ज़रूरत थी, आप मना भी तो कर सकते थे। बारात लौटकर जानी ही थी, आखिर चली ही गई। मेरे लिए अपना गला फंसाने की क्या ज़रूरत थी। यदि मना कर दिए होते तो सिर्फ मेरा परिवार दुखी होता, यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होती। अचानक विवेक की नज़र अवंती के चेहरे पर पड़ती है, जो कल से रोने की वजह से सूज गया होता है। बार बार अवंती को सिर पकड़ते हुए देखकर वह समझ जाता है कि रोने और टेंशन की वजह से सर में दर्द हो रहा होगा। अचानक उठकर कमरे के बाहर जाता है। अवंती को लगता है कि उसके बुरे बर्ताव की वजह से शायद उठकर चला गया है। उसे अपने ऊपर बहुत गिलानी होती है। जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अब विवेक के साथ उसका रिश्ता जुड़ चुका है। अब उसे विवेक के मान सम्मान का ख्याल रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। इसी हुआ पोप में डूबी रहती है। तभी देखती है कि विवेक एक हाथ में गिलास का पानी और एक प्लेट में कुछ लेकर कमरे में प्रवेश करता है। अवंती के पास गिलास का पानी रख कमरे के दरवाजे को भिड़ाकर अवंती के पास बैठ जाता है। अवंती को कुछ समझ में नहीं आता। तब विवेक उससे पूछता है कि अवंती, आपने कुछ खाया है? अवंती कुछ बोल नहीं पाती है। तब विवेक प्लेट बढ़ाकर कहता है, लीजिए, ये कुछ बिस्कुट हैं, खा के ये दवाइयाँ खा लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अवंती को प्रश्नवाचक निगाहों से अपनी तरफ देखते हुए देखकर मुस्कुराकर कहता है, कल से जितना रोई हैं और जिन परिस्थितियों का सामना किया है, उससे मैं समझ सकता हूँ कि आपके सर में दर्द है। ये दवाइयाँ खा लीजिए और आराम कीजिए। मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं बाहर वाले कमरे में सोऊंगा। अवंती को दवाई खिलाकर विवेक जाने लगता है।
तभी रुककर अवंती से कहता है, अवंती, आपसे कुछ कहना है, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक माँ इस रिश्ते को नहीं अपना लेती तब तक आप मुझसे दूर रहोगी। माँ की स्थिति आप जानती हैं, उन्हें टेंशन होगी तो उनकी हालत और बिगड़ेगी, इसलिए मैंने ये बात कही है। आप बहुत समझदार हैं, ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुकी हैं। बस थोड़ा सब्र और मुझ पर भरोसा रखिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरे साथ आपको बहुत लंबा जीवन जीना है। बस हम दोनों के इस रिश्ते के लिए हम दोनों को ही वक्त देना होगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए और सो जाइए। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिए। विवेक दरवाजे पर जाके ठिठक जाता है। अवंती उठकर विवेक के पीछे आती है। जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगती है तो विवेक अवंती को रोककर उसके गालों पर ढलक आए आंसुओं को पोंछकर उसके माथे को चूमता है और वहाँ से चला जाता है। विवेक कमरे से निकलकर सीधे माँ के पास जाता है। वो जब दवा लेने आया था तभी माँ के रोने और अवंती के बारे में उल्टा सीधा कहते सुन लेता है। तभी निर्णय ले लेता है कि माँ को मनाए बगैर वो अवंती के साथ अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाएगा। माँ के पास पहुंचकर पास में पड़े चेयर पर बैठ जाता है। उनको आश्वस्त करता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। अवंती भी विवेक के कहे अनुसार ही करती है, जैसा विवेक चाहता है। जब भी विवेक माँ के कमरे में या खाने के लिए सबके साथ बैठता है तो अवंती खाना खिलाने का जिम्मा नंदू पे सौंपकर वहाँ से चली जाती है। दोनों में एक मूक सहमति बनी रहती है। रोते रोते अवंती की आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक जब आँख खुलती है तब सुबह के 4:30 बजे होते हैं। जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलती है तो सुमित्रा चाची को सामने पाती है। सुमित्रा अवंती को देखकर कहती हैं, बहू जल्दी से नहा धोकर रसोई में आ जाओ। अवंती तैयार होकर रसोई में जाती है और सुमित्रा के कहे अनुसार सारे खाने बनाने में लग जाती है। इधर अचानक हुई इस शादी की खबर पाकर 2-3 दिनों के बाद सब लोग आ जाते हैं। आज घर में सब लोग आ चुके हैं। अनिरुद्ध, रागिनी, ज्योत्सना, मीरा, मामा, मामी, बुआ, सब लोग। अवंती नंदू के साथ मिलकर सबके लिए चाय बनाकर बैठक में ले जाती है। तभी मामा जी के ससुराल से कुछ लोग भी आए रहते हैं। इस शादी को लेकर सबकी अपनी राय होती है। हर कोई निर्मला को अपने तरीके से समझाने में लग जाता है। मामा जी के साथ आए लोगों में से एक निर्मला को राय देने लगता है कि विवेक चाहे तो इस लड़की से निजात मिल सकता है, यदि वो इसे थोपी हुई शादी कहकर उसे छोड़ सकता है। इस बात को सुनकर उमाकांत आपे से बाहर हो जाते हैं और उस सज्जन को भला बुरा कहने लगते हैं। पापा को ऊंची आवाज़ में बातें करता सुन विवेक भी दौड़कर बैठक में आता है। सारा मामला समझकर कहता है, माँ यदि आपको इस रिश्ते से ऐतराज़ है तो मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं जाऊँगा, लेकिन यह बात भी तय है कि मैं कभी भी अवंती को नहीं छोड़ूंगा और ना ही वो इस घर से कहीं और जाएगी। विवेक की इस बात पर वो सज्जन बोलते हैं, तो क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारोगे? हम तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। तब विवेक पलटकर जवाब देते हुए कहता है, ऐसा है तो ऐसा ही सही, ना ही तो छोड़ूंगा और ना ही कभी दूसरी शादी करूंगा, ना अवंती के जीते जी ना मरने के बाद। विवेक के इस कड़े फैसले पर सब भौचक्के रह जाते हैं। तभी उमाकांत उठकर विवेक को गले लगाते हुए कहते हैं, यह हुई ना बात। और अनिरुद्ध भी भाई की तरफ हंसते हुए उसके निर्णय पर सहमति जताते हुए पापा के साथ बैठक से बाहर चला जाता है। 2-4 दिनों के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अवंती भी उमाकांत से कहकर कि पापा मैं सबको संभाल लूँगी, भानु की छुट्टी दिला देती है। अब घर में सिर्फ नंदू को लेकर 5 लोग रह जाते हैं। निर्मला के लाख मना करने पर भी उसका सारा काम अवंती खुद ही करती है। कुछ महीनों बाद विवेक भी इंटर्नशिप के लिए बाहर चला जाता है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाता है। निर्मला की उपेक्षा के बावजूद भी अवंती सास की सेवा में कोई कमी नहीं करती है। जो निर्मला बिना किसी के सहारे के उठ भी नहीं पाती थी, आज वो खुद से चलने फिरने लगती है। ये सब अच्छे इलाज के साथ साथ अवंती की उचित देखभाल का नतीजा होता है।
बेटी को विदा करने के बाद राजेश्वर या परिवार का कोई अन्य सदस्य अवंती से कभी नहीं मिला, सिर्फ निर्मला की गुस्सा की वजह से। उमाकांत ही कभी कभी फ़ोन से बात कर देते हैं। एक उमाकांत ही हैं जो दोनों परिवारों के बीच पुल बने हुए हैं। विवेक से भी फ़ोन पर बातें होती हैं तो उमाकांत ज़ोर ज़ोर से सुना के बात करते हैं ताकि अवंती तक विवेक की खबर पहुंच जाए। विवेक ने भी कभी बात करने की कोशिश नहीं की। अवंती को अब विवेक की बेरुखी तोड़ने लगी है, लेकिन उसके कहे बात को याद करती है तो थोड़ी हिम्मत आ जाती है। निर्मला का रुख भी अवंती के प्रति अब थोड़ा नरम होने लगा है। अब उसे महसूस होने लगा है कि अवंती आजकल खुद में ही खोई और उदास रहती है। तभी विवेक का फ़ोन आता है। माँ से बातें कर लेने के बाद भी बार बार यही पूछता है कि और सब ठीक है ना। हर बार की तरह इस बार भी यही प्रश्न दोहराता है। निर्मला को समझ आ जाता है कि विवेक अवंती का हाल चाल जानने के लिए परेशान है, लेकिन अपने मुंह से यह बात कभी नहीं कहेगा। तभी निर्मला कहती हैं, अरे बोल दोगे कि पत्नी से बात करनी है तो तुम्हें तड़ी पार थोड़ी ही कर दूंगी। बुला देती हूँ, कर लो बात। मुझे पता है कि जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगी तब तक तुम अपनी ज़ुबान से नहीं कहोगे। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। विवेक हंसता है और माँ को धन्यवाद करते हुए कहता है, यदि आप चाहती हैं तो करा दीजिए बात। निर्मला आवाज़ देकर अवंती को अपने पास बुलाती है और फ़ोन देते हुए कहती है, लो विवेक का फ़ोन है, बात कर लो। निर्मला के इस व्यवहार पर अवंती अवाक रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह सब निर्मला खुद कर रही हैं। किसी तरह कांपते हाथों से फ़ोन थामती है। दूसरी तरफ से विवेक की आवाज़ सुनकर अति भाव विवल हो जाती है। समझ ही नहीं पाती कि क्या बोलना है। निर्मला अवंती की हालत समझ कमरे से ये कहते हुए, हम लोग बाहर चले जा रहे हैं, तुम आराम से बात कर लो, और उमाकांत के साथ बाहर चली जाती है। उमाकांत भी निर्मला के इस हृदय परिवर्तन पर आश्चर्यचकित है। विवेक भी हाथ आए इस अवसर से चूकना नहीं चाहता है और अवंती से अपने मन की सारी बातें कह देता है, लेकिन अवंती से कुछ जवाब न पाकर पूछता है, अवंती आप सुन रही हैं तो कुछ बोलिए, चुप क्यों हैं। विवेक की इस बात को सुनकर सिर्फ इतना ही पूछ पाती है, घर कब आओगे। विवेक उसकी मना स्थिति समझ जाता है और हंसकर कहता है, बहुत जल्द, कहकर अवंती को फ़ोन पापा को देने के लिए कहता है। अवंती फ़ोन लेकर बरामदे में आती है। उमाकांत के हाथ में फ़ोन देकर रुंधे गले से कहती है, पापा आपसे बात करेंगे। तभी सामने खड़ी निर्मला पर नज़र पड़ती है। दौड़कर वो निर्मला के गले लग ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। निर्मला भी उसे पकड़कर समझाते समझाते खुद भी रोने लगती हैं। उससे माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, यह सब तुम्हारे धैर्य और सेवा का परिणाम है कि मैं आज अपने विचारों को बदल पाई। अब मैं समझ गई हूँ, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, सब समय का फेर है। ये कहते हुए उससे बार बार माफ़ी मांगती हैं। अवंती भी उसे पकड़कर आज जी भरकर रो लेना चाहती है। इतने दिनों से जो मन पे बोझ बन के जम गया था, आज भाव की गर्मी पाकर पिघलकर आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। आज विवेक और अवंती की शादी के 10 साल गुजर गए। 2 बच्चे के माँ बाप हैं। विवेक शहर के जाने माने प्रतिष्ठित शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और अवंती सबको बांधकर चलने वाली एक सफल गृहिणी।